ऐसे ही बहुत सारे यूनिक केसेस मिलते हैं। आई रिमेंबर आई वॉज डूइंग, हमारे को एक असाइनमेंट मिला था जिसमें जैसे स्विगी और जोमेटो पे कोड आते हैं ना, डिस्काउंट कूपन के कोड्स। सो इन माई फर्म व्हाट हैपेंड वाज दैट वी गॉट एन असाइनमेंट फ्रॉम अ बिग क्लाइंट, बिग QSR क्लाइंट। और ये कंपनीज बाय चॉइस कराती हैं, बाय फोर्स कराती हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से कराया जा रहा है। एज अ सेड, शक हो गया किसी के ऊपर तो करा रहे हैं। IPOs आने वाले हैं या कोई पी फंड इन्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए मैं एक NBFC हूँ या मैं एक नया स्टार्टअप हूँ। मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए कि इसमें पहली चीज़ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और क्या क्या एग्जैक्टली जो डिस्प्यूट प्रोफेशन होगा। आपने तो एक बहुत ब्रॉड लेवल पे बताया जी, पर उसकी निटी-ग्रिटीज क्या है? Hello friends, welcome back to the channel. This is in continuation of the conversation which we had in the previous podcast with CFA CA Karan Singh, in which we discussed about careers in accounting and finance. In the previous leg, we discussed about careers in accounting and in audit. In continuation of it, and this is the comments also that we received for the previous podcast, let's continue this. Karan, thanks again for joining us for the second podcast on the same series. Genuinely thanks for the kind introduction. Okay. Let's start. श्योर करण, आपने पिछली बार आपने बताया था अबाउट द CFO ट्रैजेक्टरी अगर हम ऑडिटिंग से जाते हैं या अकाउंटिंग से जाते हैं। आज थोड़ा सा एक अलग बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, द करियर इन द डोमेन ऑफ फोरेंसिक्स। राइट, फॉर दोज हु डू नॉट नो फोरेंसिक्स, थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करके बताएं, बिकॉज आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा है तो आई थिंक आप एक इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। सही कह रहे हैं सर आप। फोरेंसिक्स एंड डिस्प्यूट्स डोमेन में जॉब की है मैंने। गॉड हैज बीन रियली काइंड, आई हैड प्रीटी रिच एक्सपीरियंस ओवर देयर। आई got into this domain with a slightly different route, from a slightly different route. Generally forensics and disputes function Big 4 या Big 6 में अगर रहता है तो लोग वहाँ पे forensics के थ्रू आए होते हैं, मैं disputes के थ्रू आया था। तो क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या है, सबके बारे में डिटेल में भी बता देता हूँ। सबसे पहले I'll just touch upon what is the job of a forensic auditor, then क्या requirements है और क्या है सब कुछ बात कर लेंगे। मैंने पिछले पॉडकास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर डोमिनोज ने 10 किलो आटा ऑर्डर किया तो अकाउंटेंट साहब उसकी एंट्री डाल देंगे, ऑडिटर साहब चेक कर लेंगे कि अमाउंट ठीक था, एंट्री ठीक थी एंड स्टफ लाइक दैट। इंटरनल ऑडिटर ये चेक कर लेगा कि क्या सब कोटेशंस लिए गए थे या नहीं लिए गए थे, 3 कोटेशंस थे क्या, जो 3 कोटेशंस थे उनमें से सबसे लोअर वाला कोटेशन सिलेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये इंटरनल ऑडिटर सिलेक्ट कर लेगा। फॉरेंसिक ऑडिटर गोज 1 स्टेप डीपर। फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करेगा, फॉरेंसिक ऑडिटर ये देखेगा कि जो 3 लोगों से कोटेशन दिए थे, क्या इन तीनों पार्टीज से परचेजिंग ऑफिसर का कोई लिंक तो नहीं था। मान लीजिए डोमिनोज में परचेजिंग ऑफिसर मैं हूं, मतलब फाइनल डिसीजन अबाउट चावल या आटा कहाँ से आना है वो मैं लेने वाला हूँ। कहीं ऐसा हो कि मैंने एक अपने चाचा जी को काम दे दिया हो, एक अपने दोस्त को काम दे दिया हो, एक अपनी वाइफ के ब्रदर को काम दे दिया हो, कुल मिला के ये कहीं से भी आटा लें, इन तीनों से कोटेशन डलवा दिए, एक से 10 रुपए का, एक से 15 रुपए का, एक से 20 रुपए का, और 10 रुपए वाले को सिलेक्ट करा दिया गया। हो सकता है 10 रुपए ही मार्केट रेट था लेकिन मुझे यहाँ से 10 रुपए में कम क्वालिटी का काम मिल रहा है, या हो सकता है मार्केट रेट भी 10 रुपए हो, क्वालिटी भी ठीक है, बस मैं वेंडर में फेवरिज्म कर रहा हूँ। मुझे मार्केट में कोटेशन ओपन करना चाहिए था और जिसका सबसे कम है वो लेना चाहिए था। मैंने 3 अपने ही प्रेफर्ड वेंडर्स को डाल दिया जिनसे मेरा पीछे से कोई लिंक था। ये चीज ऐसा तो नहीं हुआ है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मिसकंडक्ट, राइट। ये चीज चेक करेगा फॉरेंसिक ऑडिटर। और ये मोस्टली लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है या अनलिस्टेड? नहीं, कंपनी का लिस्टेड अनलिस्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी कंपनी में हो सकता है। तो फॉरेंसिक ऑडिट क्यों कराएगा कोई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2 चीजें, इंटरनल ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट, दोनों के दोनों मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। मतलब सीनियर मैनेजमेंट कराएगा ये देखने के लिए कि कहीं जो जूनियर या जो मैनेजमेंट, जो एग्जीक्यूशन स्टाफ है वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। कई केसेस में बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज भी कराती हैं। मैंने ऐसे फॉरेंसिक ऑडिट्स में डील किया है जहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्ट किया था दैट डू अ फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, या फिर IBC का जो एक्ट है इंडिया में वो ट्रांजैक्शन ऑडिट करने के लिए कहता है। ट्रांजैक्शन ऑडिट इज इन अ वे फॉरेंसिक ऑडिट ओनली। इनफैक्ट IBC में ही फॉरेंसिक ऑडिट करने के भी प्रोविजंस है, तो स्टैट्यूटरी रीजन से भी कराया जा सकता है, बट जनरली मैनेजमेंट फंक्शन है वो, और उस वजह मैनेजमेंट कराती है ये देखने के लिए कि कहीं हमारे जो एग्जीक्यूशन फंक्शन वाले जो स्टाफ हैं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट कई बार स्टैट्यूटरी
कई बार फॉरेंसिक ऑडिट इसलिए कराती है कि मतलब नॉट एज अ क्योर बट एज अ प्रिवेंशन, कि अपने प्रोसेसेस अपने सिस्टम्स इतने स्ट्रांग रखे जाएं कि कोई भी फ्रॉड करने का स्कोप ना बचे। अच्छा। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ और उससे शायद चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएं। मैं हमारे एक F&B इंडस्ट्री में QSR इंडस्ट्री में एक क्लाइंट थे। QSR इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक क्लाइंट थे, नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मैनेजमेंट फंक्शन है, और मैं अगर नाम रिवील करूँ तो एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ हमें ये मिला, तो नाम रिवील नहीं करूँगा। बट QSR में वन ऑफ द बिगेस्ट QSR चेन्स इन इंडिया, लोग खुद से गेस मार लेंगे, चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना जिसका नाम लिखना चाहो। ठीक है, हमारे को एक असाइनमेंट मिला था जिसमें जैसे स्विगी और जोमेटो पे कोड आते हैं ना, डिस्काउंट कूपन के कोड्स। सो इन माय फर्म व्हाट हैपेंड वाज दैट वी गॉट एन असाइनमेंट फ्रॉम अ बिग क्लाइंट, बिग QSR क्लाइंट, एंड हमें ये चेक करना था कि कहीं ये जो कोड्स हैं, हमें इन जनरल वही फॉरेंसिक्स के ऊपर असाइनमेंट मिला था टू चेक कि आर द सिस्टम्स इन प्लेस एंड स्टफ और नॉट। While we were checking all this, while we were doing all the exercises that we generally do, कि हमें employees check करने हैं, हमें fake employees तो नहीं है वो check करना है, purchases check करनी है, फलाना ढिमकाना, हम सारे checks कर रहे थे, तो हमें एक बहुत interesting case study मिली जो हम सोच नहीं रहे थे। We were not imagining that we will find something over here, we were just doing it as a basic tool कि ठीक है करके देख लेते हैं। We were not imagining कि इतना बड़ा कुछ निकलेगा। What we found was जो discount coupon के codes आते हैं, जैसे स्विगी में आ गया 50% डिस्काउंट का कोड या वैसा कुछ, उस तरीके से हमने देखा कि इस QSR रेस्टोरेंट में जो एक डिस्काउंट कूपन कोड था विच वाज एक्सक्लूसिव फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि इस एक महीने में ये कूपन कोड जो चाहे वो यूज कर सकता है। एक सिंगल डिस्काउंट कूपन कोड की जो यूटिलिटी थी, जो यूज हुआ था, वो एक सिंगल बिल्डिंग से, एक सिंगल फ्लोर से, मतलब out of 100 times that code being used, 40 times it was being used in one particular building in one particular office। मतलब कुल मिला के ऐसा हो रहा था कि मान लीजिए मैं बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी, कोई और भी डिश जो भी ऑर्डर कर रहा हूँ वो मैं 50% प्राइस पे मंगा सकता हूँ, लेकिन ये 50% पे तभी आएगा जब मैं वो डिस्काउंट कूपन लगा पाऊँ। अब अगर ये वाले डिस्काउंट कूपन 100 बनाए गए तो 100 पूरे इंडिया के लिए बनाए गए, उसमें से 40 सिर्फ एक बिल्डिंग में एक ऑफिस से ऑर्डर हो रहे थे। इट वाज ऑब्वियसली अ फ्रॉड। एक एम्प्लॉय को पता था वो डिस्काउंट कूपन कैसे यूज और उसने करना है, वही वाला यूज कर दिया। ही वाज यूजिंग इट फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस बिकॉज उसमें कुछ कैशबैक्स आ रहे थे, तो ही वाज ऑर्डरिंग एट मल्टीपल लोकेशंस एंड स्टफ, एंड इट वाज अ मिसयूज। ऐसे ही बहुत सारे यूनिक केसेस मिलते हैं। आई रिमेंबर आई वाज डूइंग एक बहुत बड़ा एक असाइनमेंट मिला था हमें एक फिनटेक कंपनी से, wherein we were again उस फिनटेक के कुछ एक्सपेंशन प्लान्स थे, कुछ पी फंड्स पैसा डालने वाले थे, कुछ IPOs वगैरह के डिस्कशन चल रहे थे। सो दे वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर, तो दे गेव अस दिस असाइनमेंट। वी आर डूइंग आवर ऑडिट्स एंड स्टफ। हमने जब वहाँ पे एक्सपेंसेस के बिल्स देखे कि लेट्स से अगर मैं अपनी कंपनी की तरफ से 10 दिन के लिए कोलकाता जाता हूँ तो वहाँ के मेरे सारे एक्सपेंसेस कंपनी बियर करेगी, ट्रैवल, फूड, एवरीथिंग। सो दिस पर्सन वाज ट्रैवलिंग टू जापान फॉर द कंपनी ऑपरेशंस। कि कंपनी के काम से वो जापान जाया करते थे वो एम्प्लॉय, और वहाँ के वो बाद में आके बिल्स दे देते थे कि ये मेरा फूड बिल है, ये मेरा स्टे का बिल है। अब वो सारा का सारा होता था जापानीज भाषा में, तो यहाँ पे उनका अकाउंट्स फंक्शन वो ले लेता था, दिखता था अमाउंट तो दिख जाता था, तो अमाउंट लेट्स से अगर वहाँ पे 80 येन लिखा है तो उनको 80 येन के हिसाब से पे कर दिया, 80 येन का बिल आ गया, एंड इस तरीके से बिल्स पास हो गए थे। वी जस्ट रैंडमली सेड कि बहुत सारे बिल्स हैं, दिस पर्सन विजिट जापान प्रिटी ऑफन, तो जो उनके बिल्स थे जापानीज में, वी यूज गूगल कन्वर्टर टू कन्वर्ट एंड टू सी कि क्या चीज़ के बिल्स हैं। वाओ, अच्छा। एंड वी नोटेड दैट फूड बिल्स में उनके हेडफोन के बिल लगे हुए थे। उनके हेडफोन्स के जो उनके पर्सनल यूजेज के थे। यस, तो दिस वाज अ वेरी सीनियर एम्प्लॉय who was visiting Japan for a company, for not for a personal visit, right? It was for the company purposes, official purposes. वहाँ जाके उन्होंने जो स्टे था वो कंपनी ने पे किया, फाइन। जो फूड बिल्स हैं वो कंपनी ने पे किए, फाइन। बट a very senior employee going somewhere else and then buying electronic gadgets for himself or herself
and billing it to company is something which is just Unethical. which just questions your integrity and Correct. ethical beliefs, right? Correct. और वो तब तक ट्रांसलेशन जब तक हुआ नहीं था तब तक पता नहीं ये था। 3 साल पुराना बिल था। हमें अच्छा। तो बस वो 3 साल का हमारा लुक बैक पीरियड था, मतलब 3 साल का ऑडिट करना था। हमने देखा, हमने कहा भाई ये क्या है, इसको कन्वर्ट किया जब हमारी टीम ने, और देखा कि लो ये तो हेडफोन्स आए हुए हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे सामान आए हुए हैं। तो दैट पर्सन वाज कॉल्ड एंड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो कॉल किया जाता है, डिस्कशंस किए जाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता है टू, बिकॉज इट्स अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, राइट? एंड दैट पर्सन वाज फायर्ड ऑन द स्पॉट। उनको बस ये बोला गया कि आपने ये किया, दैट पर्सन न्यू दैट दैट पर्सन इज इन ट्रबल, स्टार्टेड क्राइंग। जब पूछा गया तो उनका आंसर भी बहुत यूनिक था। उन्होंने कहा 3 साल पुराना है, आप क्यों निकाल रहे हो? अच्छा। तो एचआर ने उन्हें बोला भाई 3 साल पुरानी चोरी नहीं रही, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो दैट इज द जॉब ऑफ अ फॉरेंसिक ऑडिटर। अंडरस्टूड। मैं जब ऑडिट पढ़ता तो था, ये तो बहुत निटी-ग्रिटीज में जाकर देखते हैं आप। दिस इज मच बियॉन्ड अकाउंट्स एज वेल, दिस इज मच बियॉन्ड, मतलब तो कहीं ना कहीं पर ये तो imagine. इंटरनल ऑडिटर का भी काम है या इसमें फर्क है, या मैं सही से समझ नहीं पा मैं ये रहा। आंसर दे देता हूँ अभी। जब मैं ऑडिट पढ़ता था चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव आल्सो रेड दिस लाइन, एन ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में बात लिखी गई थी। एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। आई ऑलवेज से forensic auditor is that bloodhound. He is looking for those things. तो forensic auditor के रोल को, आप जैसे आपने internal audit लिखा, forensic auditor का जो रोल है वो internal audit से बहुत ज़्यादा vast है, because he is saying, internal auditor is saying देख लेते हैं कि process follow हुआ है नहीं हुआ है, तो वो कंपनी में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो देख लेंगे। फॉरेंसिक ऑडिटर बोलेगा डॉक्यूमेंटेशन पर्पस करके तो जुगाड़ नहीं किया गया। जैसे अगर कोई टेंडर गवर्नमेंट ने इशू किया तो इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा, हाँ देखो टेंडर राइटली इशूड था, जो लोगों ने टेंडर फिल किया उनमें से जो सबसे लोएस्ट बिड था उसको अवार्ड हुआ टेंडर, ये चेक कर लिया इंटरनल ऑडिटर ने। फॉरेंसिक ऑडिटर बोल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे जितने भी लोगों ने टेंडर दिया है ये सब की कंपनी एक ही पर्सन से लिंक्ड हो। ऐसा हो सकता है ना कि कोई 1 या 2 बिजनेस हाउसेस मिलके 5 टेंडर फिल कर रहे हो, तो ये भी चेक करेगा फॉरेंसिक ऑडिटर। तो इसीलिए दिस इज बियॉन्ड अकाउंट्स। अब अगर हमने इस पर्सन का चेक इसमें किया, तो काफी ज्यादा प्रूडेंस और कॉमन सेंस भी चाहिए। नहीं, कॉमन सेंस भी चाहिए, प्लस इसमें जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, इसमें जैसे इंटरनल ऑडिटर या स्टैट ऑडिटर जनरली बुक्स चेक कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर साथ में एसओपीज भी पढ़ रहा है कि किस तरीके से प्रोसेसेस वर्क करते हैं। एक फॉरेंसिक ऑडिटर तो वहां तक जा रहा है, मतलब आई हैव डन दिस पर्सनली, कि अगर मुझे लेट्स से कोई कंपनी से मैंडेट मिले कि हम ये 2 एम्प्लॉइज के ऊपर फॉरेंसिक्स चाहते हैं, वी थिंक दैट इन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, तो हमने ये भी किया हुआ है कि इन अ डिस्क्रीट मैनर उन एम्प्लॉइज को पता चले बिना उनके जो ऑफिशियल लैपटॉप्स हैं उसकी इमेजिंग कर ली। इज इट? हाँ, मतलब जनरली हाउ इट वुड वर्क इज दैट, लेट्स से मैं एक एम्प्लॉय हूँ जो अपनी कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट में काम करता है। मैं ये एग्जैक्ट केस हुआ था, मैं कंपनी का नाम नहीं रिवील कर सकता, इट वाज अ बिग रियल एस्टेट कंपनी। तो जनरली जैसे मान लीजिए मैं डीएलएफ हूँ, अब मुझे अगर एक प्रोजेक्ट करना है चंडीगढ़ में, तो मुझे वहाँ पे 50 एकड़ का लैंड चाहिए, तो डीएलएफ खुद जाके वो लैंड परचेज नहीं करेगा 50 एकड़, वो एक लैंड एग्रीगेटर से बात करेगा। और लैंड एग्रीगेटर से बात कौन करेगा? अपने किसी ऑफिशियल को भेजेगा। तो मान लीजिए मुझे बोला गया डीएलएफ द्वारा या M3M द्वारा या किसी भी कंपनी द्वारा, मैंने सिर्फ डीएलएफ M3M ऐसे नाम ले लिया, डीएलएफ का केस नहीं है ये, M3M का केस नहीं है, एक्सप्लिसिटली बोल दे रहा हूँ। एक रियल एस्टेट कंपनी ने अपने एक बहुत सीनियर ऑफिसर को, जिनको लैंड एक्विजिशन का काम दिया गया था, उनको एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में भेजा, बोला जाओ यहाँ से लैंड एक्वायर करो। मतलब मैं अगर अपनी कंपनी का ऑफिशियल हूँ तो मैंने जाके लैंड एग्रीगेटर को हायर किया कि बॉस एग्रीगेट अ पीस ऑफ 50 एकड़ लैंड फॉर मी। एंड देन आई एम थिंकिंग, मैंने पूछा कि क्या कॉस्ट में आएगा लैंड, तो मुझे आगे से बताया जा रहा है कि लैंड आएगा 100 रुपये का। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर ये लैंड मैं 120 में खरीदना चाहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? What I'm trying to say is that जो लैंड 100 का है वो तुम मुझे 120 में बेचो, तुम मुझे 150 में बेचो। अच्छा। 10 रुपए तुम ऊपर रख लेना। अच्छा। 40 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। मैं कंपनी से तुम्हें 150 रुपए दिलवाऊंगा। अच्छा। लैंड तो 100 का है, मैं तुम्हें 150 रुपए दिलवाऊंगा फॉर समथिंग दैट इज वर्थ 100, तो तुम्हारे पास 50 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तुम 10 रुपए रख लेना, 40 मुझे दे देना कैश में, अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी। अब ये चीज जो मैं कर रहा हूं,
इसकी जैसे ही किसी को ऑफिस में भनक लगेगी, बिकॉज बच्चा तो कोई है नहीं, सब समझ रहे हैं उस एरिया में लैंड किस भाव में आना चाहिए, और अगर मैं ही हमेशा अपनी कंपनी से लैंड का काम करता हूँ तो शायद मेरी पोजीशन इतनी सेंसिटिव है कि सबको मेरे बारे में और ज्यादा स्क्रूटनाइज मैनर में सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या किया जाएगा, किसी दिन अचानक पीछे से आईटी को बोल दिया जाएगा, कंपनी के जो सीईओ साहब है वो आईटी डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि तुम इन जनाब की मेल्स ना ब्लॉक करवा दो, कि इनके पास कोई मेल ना आए ना जाए। अच्छा। अब मैं क्या करूंगा, मेरी न मेल्स आ रही है न जा रही है, मैं जाऊंगा आईटी पे बोलूंगा देखो भाई लैपटॉप नहीं काम कर रहा, मेल नहीं काम कर रही है, उनसे लड़ूंगा जाके कौन सा लैपटॉप दिया है, कौन सी मेल है, तुमको काम नहीं आता है। बोलेंगे हाँ सर बहुत तकलीफ है, लैपटॉप रख जाओ अपना, अच्छा। कल तक देते हैं आपको। मैं निकल गया ऑफिस से, उसी समय शाम Imaging में होगी कंपनी में इमेजिंग के लिए बंदे आएंगे, वो इस पूरे के पूरे लैपटॉप की इमेजिंग कर जाएंगे। और अब इस जो लैपटॉप में क्या फोरेंसिक क्या डेटा ऑडिटर्स आ होंगे। जाएगा, फॉरेंसिक ऑडिटर्स आएंगे, ओके। मतलब फॉरेंसिक ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब मान लो मैं फॉरेंसिक ऑडिटर, मैं कंपनी में पहुंचा, मैंने कहा कहाँ है भाई लैपटॉप दिखाओ, मुझे लैपटॉप मिला, मैंने अपनी आईटी टीम को दिया, उन्होंने 2 घंटा लगता है इमेजिंग होने में। आपका सारा डिलीटेड स्टफ A to Z, वो जितना भी हार्ड डिस्क में अभी है जो डिलीट होने से पहले था, वो सब कुछ आ जाएगा। वाओ। अगर इसमें आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है तो आ जाएंगे कि हाँ आ जाएंगे। विल आई चेक इट एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर? यस। क्या हमसे कोई पूछ सकता है भाई तुमने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्यों देखे? हमारी क्या गलती है, कंपनी का पर्सनल लैपटॉप थोड़ी ना था, ऑफिशियल लैपटॉप था। तुम इस ऑफिशियल लैपटॉप में जो देखोगे हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास मेल्स आ जाएंगी, हमारे पास व्हाट यू कॉल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, व्हाट्सएप के बैकअप्स आ जाएंगे, टेक्स्ट आ जाएंगी। फॉरेंसिक ऑडिटर विल नो मोर अबाउट दिस पर्सन देन ही नोज हिमसेल्फ। ये 5 साल पहले क्या कहाँ क्या खर्चे करके आए, अगर उसका कोई भी ऑनलाइन कोई भी थ्रेड निकल आया, ही विल नो अबाउट इट। सो इतना डिटेल्ड एक्सपीरियंस, ये इतना डिटेल्ड काम किया जाता है। तो ही इज अ ब्लड हाउंड, इजंट इट? वो जाके मेल्स पढ़ रहा है, आप सोच के देखिए, आपने 4 साल पहले अपनी पर्सनल मेल्स जो भेजी होंगी, अगर वो उसमें सिंक्ड है तो उनका भी एक्सेस है उनके पास। Amazing. तो एवरीथिंग विल बी चेक्ड। और ये कंपनीज बाय चॉइस कराती हैं, बाय फोर्स कराती हैं? किस तरह बहुत से? सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से कराया जा रहा है। एज अ सेट, शक हो गया किसी के ऊपर तो करा रहे हैं, आईपीओज आने वाले हैं, या कोई पी फंड इन्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए मैं एक एनबीएफसी हूँ, या मैं एक नया स्टार्टअप हूँ, मैं एक फिनटेक स्टार्टअप हूँ, मैं एक फूड टेक स्टार्टअप हूँ, मैं एक एडटेक स्टार्टअप हूँ, मेरे में एक पी फंड इन्वेस्ट कर रहा है। पी फंड वांट्स टू नो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनी का प्रमोटर है वो पैसे निकाल ले रहा है। ऑफ लेट आपने देखा होगा, एक यहाँ मैं नाम ले सकता हूँ बिकॉज पब्लिक डोमेन में, जिस कंपनी के ऊपर ये एलिज किया गया था उनका नाम नहीं लूंगा, संजीव बिखचंदानी साहब हैं, आपके Naukri.com के फाउंडर, और जोमेटो में इज अ की इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर। इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी एक ऐसे फाउंडर के साथ whose name was not very good in terms of corporate governance. He was a big time dropout from an IIT, और राहुल यादव की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो हाउसिंग.com पहले उन्होंने हाउसिंग.com फाइंड किया था, बाद में फिर खुद का इनका एक स्टार्टअप था जहाँ पे मिस्टर बिखचंदानी इन्वेस्टेड, एंड देन इट वाज एलिज्ड दैट द फंड्स वर नॉट यूज्ड फॉर द पर्पसेस इट शुड हैव बीन। तो ऐसे केसेस निकलते हैं, हुआ था या नहीं हुआ था उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, बट इस जगह पे फॉरेंसिक्स की रिक्वायरमेंट जरूर आई होगी, ये मैं तय जानता हूँ। वो अगर इन्वेस्टर है संजीव बिखचंदानी साहब, अगर यहाँ पे बोलते कि बॉस एज एन इन्वेस्टर, इनफैक्ट जब ये डील साइन होती है, जब सारे के सारे डॉक साइन होते हैं, तो वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस इज दैट whenever the investor wants, he will exercise his right to get a forensic audit, to get a due diligence done. बिल्कुल। और इसी केस में मुझे पता है ये पिछले लास्ट वीक में उन्होंने उसके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च किया है। यस ये ऐसे बहुत सारे फिनटेक स्टार्टअप्स में भी हुआ है। अगेन नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई मीन forensics happening because of the investor is a very prevalent thing. ओके। और होना भी चाहिए, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, मेरे पैसे correct. हैं तो मैं Yes, उसे yes, देखना yes. चाहे कि yes definitely. So this was about forensics. बिल्कुल एक बार forensics में ही क्या requirements होंगी वो डिस्कस कर लेता हूँ, कौन बन सकता है। एग्जैक्टली। तो एजुकेशन वाइज CA ऑब्लिक ACCA ऑब्लिक CPA। मुझे पता है जो लोग सुन रहे हैं वो मुझे गालियां दे रहे हैं कि हर जगह पे यही 3 भाई हाँ, तो भाई कुछ और भी है ये। हाँ, बस नहीं, इसके आगे बता रहा हूँ। हाँ। CA ऑब्लिक ACCA ऑब्लिक CPA ऑब्लिक अ गुड MBA, बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी फंक्शन, यहाँ पे कोई भी बन सकता है। इनफैक्ट द पार्टनर आई यूज्ड टू वर्क विद, ही वाज अ मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी इन इंदौर। अच्छा। you need to be a smart guy to do this, you need to be bloody good in report writing। वो क्या बोलते हैं उसको, चलता पुर्जा होने की जरूरत है ये काम को करने के लिए, इसीलिए शायद ठीक ठाक कर ले रहे थे हम इस करियर में। ठीक है,
एक और बात है, एक कोर्स होता है, अगर आप फॉरेंसिक डोमेन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड CFE, नॉट CFA। करण सिंह है तो हमेशा CFA बोलेगा, ऐसा नहीं होता है ना, है ना। जो सही है वही बोलूंगा। सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, यस। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, but it's an exam which is highly preferred in the forensics domain. Got it. And I was lucky enough to work with people who were the Asia Pacific या global head of CFE body. मैं जब GT में वर्क करता था तो वहाँ पे जो सीनियर पार्टनर थी, इनफैक्ट शी वॉज द फॉरेंसिक्स लीडर, हर नेम वॉज विद्या राजा राव मैम। शी इज अ बिग नेम इन दिस इंडस्ट्री, एंड शी वॉज एट अ वेरी सीनियर पोजिशन इन CFE इंस्टीट्यूट। CFE की जो बॉडी है उसमें, और ये इंटरनेशनल बॉडी है। yes, there is an international body. The exam is a skill based exam. Got it. आपको इससे साइनिंग अथॉरिटी आ रही है ऐसा नहीं है। फॉरेंसिक्स में साइनिंग वाला कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उसमें तो चेक करना है ना यार, yes, वो चेक किया और उसके बाद जो रिपोर्ट बन रही है वो इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल रिपोर्ट है। करेक्ट। इनफैक्ट मैं जिन पर्सन के साथ GT में काम करता था, ही वॉज IIM इंदौर ग्रेजुएट, MBA किया था उन्होंने IIM इंदौर से, मिस्टर समीर परांज पे। जिनके साथ मैं दिल्ली में काम करता था, हिज नेम इज मिस्टर नितिन तलवार। ही वॉज अगेन मैथ्स एंड स्टैट्स ऑनर्स का बैकग्राउंड था। एंड जो विद्या राजा राव मैम थी, जो GT में जो हेड करती थी उस समय फॉरेंसिक्स डिवीजन, शी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी वॉज अ CFE. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू डोंट नीड टू बी you don't need any statutory position. CA, CFA, CPA, CFE, IIM MBA, Tier 2 MBA, anything works. You have to chalta purja in your language. Yes. आपको काम, you should be asking the right questions. You should have good experiences. That's it. Nothing, no other requirement. Very good report writing skills, very good communication skills is definitely something that And people. what is the career trajectory for these sort of profiles? Generally, you remain. मतलब अगर आप एक Big 4 में या एक Big 6 में फॉरेंसिक्स में करियर बनाते हैं, जनरली Big 6 तो आपके लिए हमेशा ही खुले हुए हैं। इसके सिवा अगर आप इंडस्ट्री में मूव करना चाहें तो इंटरनल ऑडिट फंक्शंस में अच्छा काम मिल जाता है। कई बार फंड्स में ड्यू डिलिजेंस में काम मिल जाता है कि अगर कोई PE फंड है, उनको पता है कि हम हर 4 महीने में 3 महीने में कोई इन्वेस्टमेंट्स करते ही हैं और हमें अपने पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना ही है इन एंड आउट, तो वाई गो टू अ Big 4, वाई गो टू अ Big 6? इंटरनल टीम बना देते हैं ना, तो वो एक एक्स Big 6 एक्स Big 4 पार्टनर को हायर कर लेंगे और उनके साथ 2-3 लोगों की टीम बना देंगे और उनको फॉरेंसिक्स का ही काम दिया जाएगा फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट इज हाउ करियर्स कैन मूव। ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिक इंडस्ट्री में इंटरनल ऑडिट, दीज आर द पोटेंशियल एग्जिट्स दैट यू कैन सी। Got it. तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है Big 4 Big 6 में तो होती है, जैसे आपने बताया, अलग से भी कुछ इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं जहां पर कम है। टॉप 20 फर्म्स में निकल आएगा या CA फर्म्स में निकल आएगा, बट काम बहुत कम है बिकॉज बहुत निश रोल है। तो जो कॉर्पोरेट्स ये कराते हैं वो एक, भले मैंने जैसे कहा लिस्टेड कंपनी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक सर्टेन साइज्ड कंपनी कराएगी, राइट? मतलब द कॉस्ट शुड नॉट बी प्रोहिबिटिव। जैसे अगर मेरी एक ऐसी कंपनी है जिसका साल का रेवेन्यू 10 लाख रुपए या मान लीजिए महीने का रेवेन्यू 10 लाख रुपए, और मुझे लग रहा है कि महीने का 20,000 या 25,000 की चोरी लीकेज होता होगा, तो भी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि 25,000 रुपए की चोरी ढूंढने के लिए एक 10 लाख रुपए का ऑडिट कराना पड़ेगा, तो क्यों कराना है? कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो गई यहाँ पे, तो नहीं कराया जाएगा। वो तभी एक सर्टेन साइज्ड कंपनी करा रही है, और कोई ऐसी कंपनी भी नहीं होगी जिसको उम्मीद है कि हर महीने वहां पे चोरियां हो रही हैं, अदरवाइज तो आपके इंटरनल कंट्रोल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो जनरली ये काम कर रहे होंगे इन व्हाट यू कॉल Big 4, और जो अपॉइंट कर रहा होगा वो एक सर्टेन गुड साइज्ड कंपनी होगा, गुड साइज्ड इंडस्ट्री होगा, वो ऑर्डर करेगा ऐसे काम। जहाँ पे जिन कंपनीज में फॉरेंसिक्स वालों का काम निकल जाता है वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज लाइक फ्लिपकार्ट एंड Amazon वगैरह में बहुत काम निकलेगा, बट अगेन वो लोग भी इंटरनली ऐसे हायरिंग कर लें वो कम होता है। व्हाट दे डू इज दे सेकंड इट टू Big 4। तो लेट्स से अगर Amazon को जरूरत है तो वो EY के पास आएगा और बोलेगा तुम्हारे 2 बच्चों को, तुम्हारे 2 कंसल्टेंट्स को या असिस्टेंट मैनेजर लेवल लोगों को तुम हमें दे दो, मतलब तुम रहेंगे पेरोल पे EY के, लेकिन काम करेंगे 100% टाइम Amazon का, और Amazon ही उनको अपने लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड कर देगा। तो दे विल बी गोइंग टू Amazon ऑफिस कैरिंग Amazon लैपटॉप्स, बट
they'll be on the payroll of PwC Understood. और KPMG और EY और GT whatever. तो वैसा रहेगा. तो generally hiring will happen in a big 4 or a big 6 or a top shot CA firm or a consulting firm. Got it. तो disputes क्या होता है? So एक बार पूरा का पूरा forensics को close कर देता हूँ. Academic requirement जो पढ़ के आना है आ जाओ. You should have good business sense. Some accounting profile would help. CA, CFA, But not ACCA. necessary. Not necessary. Even a very good MBA guy would do really well. Okay. और स्किल सेट वाइज क्या रिक्वायर्ड है? अगेन अगर SAP और Oracle वगैरह आता है बहुत अच्छा. अगर कुछ टेक स्किल्स हैं कि इमेजिंग वगैरह की कुछ चीज़ें आती हैं या बहुत अच्छी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स हैं, दोज कैन कम इन रियली हैंडी. Is it well paying? It's very well paying. It's much better pays than your internal audit functions. In fact, it's slightly better than even statutory audit functions. Because of critical है ना. Yes. बस काफी ज्यादा लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई डोमेन होता है. Yes. So it's very the pay packages are very good. In fact requirements भी बहुत आई हैं. अगर अभी आप इस टाइम पे ये वीडियो को पॉज करके जाओ और चेक करोगे ना कि फॉरेंसिक ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स या जॉब ओपनिंग्स हैं क्या गुड़गांव में, तो भी एटलीस्ट 15, 20, 25 जॉब ओपनिंग्स मिल जाएंगी, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द फाइनेंस फंक्शंस. तो इसमें द नंबर ऑफ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड इज रियली हाई. तो उस वजह से ये भी मतलब जॉब्स भी अच्छी खासी अवेलेबल है, पे स्केल भी काफ़ी डिसेंट है. एक बार डाउन साइड की बात कर लेते हैं. काम थोड़ा ऑपरेशनल हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है. मतलब आसान है बोलना कि पिछले 3 साल के मेल्स भी चेक किए जाएंगे, बट जिस पर्सन को करना होगा, मान लो मुझे मेल दे दिया जाए कि आप बैठ के हिमांशु जी का पिछले 3 साल का मेल पढ़िए, मेरे से नहीं होगा. मैं एक पॉइंट पे परेशान हो जाऊंगा कि क्या कर रहा हूँ मैं ये. मतलब व्हाई शुड आई रीड योर मेल्स. ऐसा लगेगा जैसे जॉब में बिग बॉस देख रहा हूँ मैं कि दूसरे के घर की चीज़ें देख रहा हूँ. आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड. तो उस वजह से एक पॉइंट पे थोड़ा ऑपरेशनल या थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा सा लेस कॉग्निटिवली चैलेंजिंग भी हो जाएगा. जब तक कुछ निकल के नहीं आया, देन नहीं निकल के आ जाए तो भी ना, मतलब वो ऐसा 100 चीज देखने के बाद 2 निकलेंगी. हाँ करेक्ट. तो वो पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा चाहिए. वो बहुत ज्यादा चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा लेस कॉग्निटिवली चैलेंजिंग है. वो ऐसा है कि आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा ऑपरेशनल है, तो इनिशियल ईयर्स में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है. इन माय केस आई वाज लकी कि मैंने बहुत इनिशियल स्टेजेस में नहीं किया. मैं गया एट अ मैनेजरियल एंड एट अ सीनियर रोल. तो मुझे पता है मेल में ढूंढना है, बट मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, वो कंसल्टेंट्स कर रहे हैं. तो हाँ भाई तुम मेल ढूंढो, 3 बच्चे हैं वो करेंगे बैठ के काम, मुझे फाइनली रिजल्ट मिलेगा, मैं उसकी रिपोर्ट राइटिंग करूंगा और मैं बिजनेस लेने के लिए मार्केट में जाऊंगा. तो आई एम जस्ट suited up really well and carrying a swanky bag and moving around and trying to get business for my firm. तो मैं बिजनेस ला रहा हूँ, टीम मैनेज कर रहा हूँ, मुझे इसलिए वो जॉब अच्छी लग रही थी. शायद मुझे हाथ से पूरा का पूरा काम करना होता तो थोड़ा सा मुझे भी होता. अच्छा नहीं लगता शायद. बट अगेन if someone wants to have a very stable career, a good paying career, forensics is something that you should definitely look at very seriously. फैंटास्टिक. तो ये तो हुआ फोरेंसिक्स. करेक्ट. तो दूसरी चीज है इसमें डिस्प्यूट्स. करेक्ट. अब डिस्प्यूट्स क्या होता है? डिस्प्यूट्स तो अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो हर चीज में डिस्प्यूट हो सकता तो है. इसी काम में भी यही था कि अगर दुनिया में कहीं पे लड़ाई होगी और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम जैसे प्रोफेशनल्स आर इन द गेम. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोल देता हूँ. आपने आज से 4-5 साल पहले देखा होगा कि मैकडीज के नॉर्थ इंडिया के स्टोर्स बहुत ज़्यादा बंद हुए थे. इनफैक्ट देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पर्सन हु हैड व्हाट डू यू कॉल टेकन द फ्रेंचाइजी फॉर इंडिया, नॉर्थ इंडिया, विथ द मैकडीज यूएसए. अब इस पॉइंट पे अगर डिस्प्यूट होगा तो lawyers would come into the picture, both these parties will fight each other out. बट मान लीजिए कोई एक पार्टी जीत भी गई. अब मान लीजिए मैकडीज यूएसए की गलती और मैकडीज इंडिया फ्रेंचाइजी ठीक कर रही थी काम. ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या आर्बिट्रेशन कोर्ट जहाँ पे भी बात हुई वहाँ पे अवार्ड दे दिया गया कि भाई मैकडीज यूएस गलत था, तो फांसी भी थोड़ी ना चढ़ा दोगे. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सिविल केस. उनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाएगी. राइट. बिल्कुल. वो फाइनेंशियल पेनल्टी किस अमाउंट की लगाई जानी चाहिए, कितना खामियाजा भुगताना चाहिए टू द एग्रीड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है उसको उसके लॉस की कितनी भरपाई होनी चाहिए, वो नंबर निकालना एक डिस्प्यूट प्रोफेशनल का काम है. जैसे और एग्जांपल से देता हूँ. मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया
दोनों 50% शेयर होल्डर बन गए। बिजनेस 10 साल तक रन हुआ, बाद में किसी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी एंड दे डिसाइडेड टू टेक अ डाइवोर्स। नाउ when these two folks have decided to take a divorce, they would certainly not work in the company either. They would say that okay, let's cut this company into two halves. या फिर let's say there's a big business class family, let's say there's a big business family, उनके दो बच्चे हैं, two sons, and the father passes away without writing a will. There's a good chance that the two sons might start fighting over the whole estate, पूरा का पूरा जो जायदाद है उसके ऊपर लड़ने लग जाए। क्या इस केस में लॉयर आएगा पिक्चर में? यस। क्या डाइवोर्स के केस में लॉयर आता पिक्चर में? यस। बट जब ये चीजों का डिवीजन होगा तो someone has to come into the picture to say that okay, the whole company is worth 100, someone has to value that company, and then there has to be someone who says that okay, you take this part which is worth like 49.5, you take this part which is worth 50.5, because probably 50-50 करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे दो पार्ट्स में कंपनी को डिवाइड कर दिया। ये डिस्प्यूट वाले का डिस्क्रिशन होता है कि उसने जो बोला दैट इज अबाइडिंग ऑन बोथ? अलग अलग बातें हैं। कई केसेस में जब दो पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वहां पे लिखती हैं कि हम अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो एक्स आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाके इस डिस्प्यूट का फैसला करेंगे एंड इट विल बी अबाइडिंग ऑन बोथ ऑफ अस, वैसा करके। तो इन अ वे व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ईदर ट्राइंग टू सॉल्व द डिस्प्यूट, बी यू आर ऑल्टरनेटिवली यू आर ट्राइंग टू जस्ट फाइंड अ मिड वे। मतलब दो पार्टीज के बीच में किसी तरीके से संधि या किसी तरीके से एक मिड पाथ निकालना, मांडवली कराना फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ये करना। अब इसमें दोनों पार्टीज के जो लॉयर्स है वो लड़ तो लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे टू डू द होल वैल्यूएशन यू रिक्वायर अ फाइनेंस प्रोफेशनल। जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए कि इसमें पहली चीज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और क्या एग्जैक्टली जो डिस्प्यूट प्रोफेशनल होगा। आपने तो एक बहुत ब्रॉड लेवल पे बताया जी, पर उसकी निटी-ग्रिटीज क्या है? मतलब मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स दे देता हूं, इट विल सिंपलीफाई थिंग्स अ लॉट। सो देयर वाज दिस वन टाइम, मैं आपको दो चार असाइनमेंट्स बता रहा हूं जो मेरी कंपनी में हुए, कुछ में मैंने काम किया, कुछ में मैंने काम नहीं किया, लेकिन कंपनी में हुए तो मैं उनके बारे में इन एंड आउट जानता हूं। सो इंडिया में जो सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग है आईपीएल, इनकी बहुत सारी टीम्स थी शुरुआत में, 6-8 टीमें थी इनकी। जब इन टीम्स के लिए बिड डाली गई, ऑक्शन डाला गया, तो मान लीजिए मैंने बिड डाली 100 रुपए की, तो अगर मुझे 100 रुपए में कोई टीम मिली है तो जिस जो ओनर है उसे 100 रुपए नहीं पे करने थे। द ओनर वॉज रिक्वायर्ड टू पे 1/10 ऑफ द बिड अमाउंट फॉर 10 ईयर्स। ओके, तो अगर मैंने 100 रुपए में कोई सिटी की बिड जीत ली, मान लीजिए कि मैंने बिड जीती श्रीनगर की, तो श्रीनगर की जो टीम है वो मुझे 100 रुपए मिली, बट मुझे 100 रुपए एक बार में नहीं देना है, मुझे 10 रुपए 10 साल के लिए देने। अब मैंने 100 रुपए कहीं से निकाले होंगे, हवा से तो नंबर आया नहीं होगा। 100 रुपए मैंने निकाले कैसे थे कि जब आईपीएल बनी उस टाइम पे आईपीएल का एक व्हाइट पेपर बनाया गया जिसपे लिखा गया कि बॉस हमारी अभी 8 टीमें, आज से 2 साल बाद 10 टीमें हो जाएंगी, फिर 12 टीमें हो जाएंगी, फिर इतने इतने मैचेस होंगे हर साल। तो इस तरीके से पूरा व्हाइट पेपर ड्राफ्ट किया गया। तो जब 100 रुपए का नंबर निकाला गया होगा तो एक फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सरसाइज की गई होगी, मीनिंग कि अगले साल की प्रोजेक्टेड सेल्स एक्स, इससे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एक्स, इससे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एक्स, सारे के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट बैक करके आज की वैल्यू निकली मान लो 100 रुपए की। ठीक है, इसका 1/10 मुझे हर साल पे करना है। मैंने एग्रीमेंट किया कि हाँ मैं हर साल दे दूंगा, मैं ये पैसे हर साल दे भी रहा था। 3 साल के बाद 2 नई टीम्स आ भी गई, उसके 3 साल के बाद 2 नई टीम्स आ भी गई, बट बाद में क्या हुआ, कुछ लीगल हैसल्स की वजह से जो न्यू टीम्स आई थी वो सबको आईपीएल से ड्रॉप कर दिया गया। किसी में पॉलिटिकल इशू था, किसी में कुछ था, किसी में क्या था, किसी में क्या, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। बट जब ये टीम्स को एलिमिनेट कर दिया गया तब एक एग्जिस्टिंग ओनर, मान लीजिए मैं श्रीनगर का जो ओनर था, मैं बीसीसीआई के पास गया, मैंने कहा बॉस मैंने 100 रुपए की बिड डाली थी, मैं तुम्हें साल के 10 रुपए दे रहा हूँ। बीसीसी ने कहा हाँ। मैंने कहा मैंने 100 रुपए की बिड इसलिए डाली थी बिकॉज अगले 10 साल में इतने नंबर ऑफ मैचेस होने थे, टीम हो जानी थी 10, अब तो टीम सिर्फ 8 है, तो मेरे को रेवेन्यू आना था 10 टीम से, ज्यादा टीम, मोर टीम्स मींस मोर मैचेस, राइट, मोर मैचेस मींस मोर रेवेन्यू। नाउ द नंबर ऑफ teams has not increased to a level that it was promised.
So the number of matches have not increased, the revenue has not increased. Now when the revenue has not increased, my original number doesn't stand. मैंने तुम्हें कहा था मैं 10 रुपए दूंगा क्योंकि 10 टीमें मैंने तुमसे 100 रुपए की बिड लगा के कहा था मैं हर साल 10 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि 10 टीमें होनी थी। अब 10 टीमें हैं नहीं, 8 टीम है, तुम 8 रुपए लो। बीसीसीआई बीइंग बीसीसीआई, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग। और ये एक्चुअल में हुआ और ये दिस dispute- एक्चुअली हैपेंड। तो मैं आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ द I think it is pretty obvious, but I understand. yeah, I'll not take those names, but so what happened was that यहाँ पे the BCCI said that we have nothing to do with it, क्योंकि BCCI is a monopoly, right? वो बोल रहे हैं बॉस इस देश में क्रिकेट हम रन कर रहे हैं, इस दुनिया में क्रिकेट हम रन कर रहे हैं। उन्होंने नहीं मानी ये बात, ठीक है। दे हैड ऑब्वियसली देयर लॉयर्स, दे हैड देयर क्लेम्स एंड इट वाज राइट। उनके अपने व्यूज थे, काउंटर पार्टी के तो ये अपने डिस्प्यूट्स views थे। कहाँ पर जाकर कन्फ्रंट हाँ, होते हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो जब ये चीज़ें साइन अप की गई थी, मतलब जब आईपीएल की चीज़ें साइन की गई थी, उस टाइम पे एक आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। वहाँ पे ये जिक्र निकला कि अगर कल डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम मान लो दिल्ली आर्बिट्रेशन कोर्ट, बॉम्बे आर्बिट्रेशन कोर्ट, सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट, हांगकांग आर्बिट्रेशन कोर्ट, यहाँ पे जाके फैसला करेंगे। तो इसके अलग से कोर्ट्स होते हैं? आर्बिट्रेशन Arbitration कोर्ट, okay. यस। तो वहाँ पे जाके इन्होंने आपस में उनके लॉयर्स लड़ेंगे, दूसरी पार्टी के लॉयर्स लड़ेंगे, ये दोनों की दोनों पार्टी के लॉयर्स आपस में लड़ेंगे। और ये दोनों पार्टीज ने, बीसीसीआई ने और फ्रेंचाइज ने, दोनों ने एक एक वैल्यूअर भी अपॉइंट किया होगा कि बॉस अगर ये क्लेम सही है, अगर हमारी ही गलत, तो इन दिस केस व्हाट वुड हैव हैपेंड वुड बी समथिंग ऑन दीज लाइंस। द फ्रेंचाइज इज सेइंग दैट बॉस you should take less money from us. We don't know anything else. We were paying 10 because there were 10 teams. Now there are not 10 teams, so we'll pay less. The franchise, the BCCI is saying that, boss, you are not paying me anything. यहाँ पे फ्रेंचाइज तो लड़ रहा था, बोला मैं तुमको नहीं दूंगा पैसे। बीसीसीआई ने बोला ऐसे कैसे नहीं दोगे, तो फ्रेंचाइज ने बोला जाओ कुछ नहीं दूंगा। तो बीसीसीआई ने फ्रेंचाइज को बैन कर दिया। अब नाउ बीसीसीआई इज बैंड द फ्रेंचाइज। द बीसीसीआई इज क्लेमिंग दैट तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा नुकसान हो गया। ये दोनों पार्टीज वहां लड़ेंगी और दोनों पार्टीज वैल्यूअर अपॉइंट करेंगी। जब दोनों के लॉयर्स लड़ रहे होंगे तो क्या लड़ रहे होंगे कि बीसीसीआई लॉयर इज ट्राइंग टू से कि वो ठीक है, फ्रेंचाइज लॉयर इज ट्राइंग टू से कि ये ठीक है। पर ये तो एक नॉर्मल लॉयर का काम हुआ। हाँ, अब तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये तो आपस में लड़ रहे हैं कि सही कौन है। हाँ। अब मान लीजिए बीसीसीआई सही है, तो उनसे पूछा जाएगा कि ठीक है तुम सही हो, फ्रेंचाइज ने गलत किया, बताओ कितना नुकसान हुआ, तो कौन जज करेगा? तो उसके लिए वो एक वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे। फ्रेंचाइज को बोला जाएगा मान लें कि तुम सही हो, मतलब तुम सही थे, बीसीसीआई ने तुम्हारे साथ गलत किया, तो बताओ तुम्हारा कितना नुकसान हुआ। तो इसके लिए फ्रेंचाइज एक लॉयर अपॉइंट करे, फ्रेंचाइज एक वैल्यूअर अपॉइंट किया करेगा। इन्हीं एक्सरसाइजेज में जब वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो फेयर वैल्यूएशन की जाएगी कि लॉस कितना हुआ होगा इस केस में। तो उसके बाद लॉस एस्टिमेशन किस तरीके से होता है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हो गई, बट यस दिस इज हाउ इट वुड बी। तो ये केस ओरिएंटेड काम। तो उसमें इसमें बिजनेस वैल्यूएशंस करनी होंगी। हाँ। जैसे फ्रेंचाइजी बोलेगी हाँ। कि मतलब फ्रेंचाइजी का वैल्यूअर बोलेगा कि बॉस तुमने तो हमें बैन कर दिया, अगर हम बैन नहीं हुए होते तो हमारी उतनी वैल्यू होती जितनी दूसरी फ्रेंचाइजीज की वैल्यू है, आओ उनकी वैल्यू निकालते हैं। उनकी बिजनेस वैल्यूएशंस करके बोलेगा मेरी भी इतनी वैल्यू होती बिकॉज मैं भी सेम लीग में खेल रहा था, अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मेरा लॉस कितना हुआ है? इन सब फ्रेंचाइजीज का जितना लॉस, जितनी वैल्यू है उसका मोटा मोटा एवरेज लॉस मेरा लॉस है, जितनी इनकी एवरेज वैल्यूएशन है उतना मेरा लॉस है। चलो बीसीसीआई तुम पैसे दो। बीसीसीआई जो अपने वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा वो बोलेगा कि अगर तुमने साल में इतने पेमेंट देनी थी और ये नहीं दी तो इतने साल का पे आउट्स बनते हैं, इतना इंटरेस्ट बनता है, इतना पेनल्टी बनता है एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, चलो ये पैसे दो। तो ये काम होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, आई रिमेंबर आई वाज वर्किंग फॉर, आई मीन एक बड़े बिजनेस हाउस के लिए काम कर रहे थे एंड द अदर पार्टी वाज अ गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का इस बिजनेस ग्रुप के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि द बिजनेस ग्रुप विल सेट अप अ वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट एंड द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज जस्ट सपोज टू सप्लाई वेस्ट, कूड़ा सप्लाई करेंगे। और उन्होंने एग्री किया कि हम आपको x टन कूड़ा पर डे सप्लाई करेंगे इन द सेंस यू कैन टेक इट, मतलब जो गाड़ियां जाएंगी, जो कूड़े की जो गाड़ियां जाएंगी वो खुद बिजनेस हाउस दे रहा होगा। It's just that they have the right to take कूड़ा from every house, from every municipal corporation in this state. अच्छा। इसके बेसिस पर बिजनेस हाउस ने एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सेटअप कर दिया।
ठीक है, बस कंडीशन एक थी, जो गाड़ियां होंगी, जो गाड़ियों की कॉस्ट है वो वेस्ट मैनेजमेंट मतलब बिजनेस हाउस देगा, बस जो गाड़ियां होंगी वो सरकार की थी। बाद में ऐसा हुआ कि अगर 100 टन दिन का वेस्ट सप्लाई का प्रॉमिस किया गया था तो 2 टन की सप्लाई आ रही थी बिजनेस हाउस के पास। बस बिजनेस बहुत कम फ्रैक्शनल सप्लाई आ रही थी, अदरवाइज उनके लिए बहुत इजी हो जा रहा था कहीं और डंप कर देना, या दूसरे बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व थे, थोड़े एस्टिमेशन इश्यूज इन्वॉल्व थे। बट कुल मिला के हुआ ये कि ये जो बिजनेस हाउस था, इन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया था, ये पूरा पूरा अनवायबल हो गया। तो देन द डिस्प्यूट हैपेंड, the government was saying that you are not doing waste management for us, these folks were saying कि तुम लोग ढंग से कूड़ा ही नहीं सप्लाई कियो, हमारा प्लांट अनवाइबल हो गया। तो उसमें हुआ क्या फिर फाइनली? ये मैटर आगे बढ़ गया, बाद में वही 2 लॉयर्स फाइट करेंगे और उसमें फिर वैल्यूअर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो एक पार्टी मतलब बिजनेस हाउस जो है वो एक वैल्यूअर को अपॉइंट करेगी, सेइंग कि लॉस कितने का हुआ है। तो मान लीजिए मेरे को अगर ऐसा अपॉइंटमेंट मिलता, मुझे अपॉइंट किया जाता, तो मैं बोलता भाई 100 करोड़ का प्लांट लगाया है, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट का लॉस हुआ है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के उसमें जो भी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत डिटेल में लिखा होगा ना कि अगर दूसरी पार्टी अपना काम नहीं करती तो व्हाट ऑल यू कैन क्लेम, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग और जो जो डैमेजेस मैं क्लेम कर सकता हूँ वो सारे के सारे। तो दिस इज अ लॉस क्वांटिफिकेशन या डैमेजेस क्वांटिफिकेशन एक्सरसाइज। सो इसी तरीके से उनकी पार्टी के जो वैल्यूअर्स हैं वो भी ऐसा ही काम करेंगे। बट दिस इज व्हाट अ वैल्यूअर विल डू इन अ डिस्प्यूट पर्सपेक्टिव। So from a careers perspective, ये तो From careers perspective, this is probably the most high paying job that you can get. जिस तरह के आप बता रहे हैं, Yes. तो इसमें तो it has to be one of the very niche skill set. Humongous. मतलब the total number of professionals in this country who are doing this job, even though the number of jobs would be much less, but the payouts would be as good as it can get. Any investment bank that you can think, any management consulting job that you can think, मतलब इसके payouts वैसे हैं जैसा मैनेजमेंट कंसल्टिंग, एमबीबी, मैकेंजी, बेन, बोस्टन वाले जो पैकेजेस होते हैं वो मैच कर जाते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। यस, अच्छा, यस, द पे आउट। और इसमें क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? क्वालिफिकेशंस सीए ऑब्लिक सीएफए ऑब्लिक सीपीए ऑब्लिक एसीसी, एनीथिंग डज, एनीथिंग। अच्छा, कुछ वो ऐसा नहीं है? नहीं रिक्वायर्ड है एनीथिंग, बट वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल एक्यूमेन इज रिक्वायर्ड। यस, you should be a ninja as far as accounting is concerned, you should be a ninja as far as valuation is concerned। अगर आप ये दो चीज़ों में से कोई एक बहुत अच्छा करते हैं, you are sorted। दोनों अच्छा करते हैं, nothing like it, सोने पे सुहागा, वैसी वाली चीज़ है। One of these two things or both of these things, this is pure gold। And I'm assuming कि ये तो mostly big fours के पारी, हाँ, इस तरह का काम होता होगा। इसमें positive points तो हो गए that you can you get very good packages, the supply is very less, मतलब इनफैक्ट डिमांड भी कमी है। मतलब आई कैन टेल यू कि अगर कोई इंडिया में बैठा है और सिंगापुर में कोई केस आएगा तो भी वही पर्सन जो इंडिया में कर रहा है वही सिंगापुर वाला केस भी करेगा। अच्छा, तो नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर इन दिस डोमेन इज लेस बिकॉज काम भी कितने हो गए इंडिया में आपके हिसाब से, अगर आपको आइडिया हो तो? ओवरऑल 100 से कम होने चाहिए। इतने कम है? 100%, 100 से कम होने चाहिए। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी अ लिटिल ऑफ, बट नहीं होंगे इतने भी। मतलब मैं अगर एक बिग फोर की बात करूं, आई रिमेंबर अ टाइम, आई कांट रिवील अ लॉट ऑफ नंबर्स एंड अ लॉट ऑफ नेम्स एंड स्टफ, बट आई नो कि मेरे लेवल पे एक बिग फोर में जब मैं मतलब बिग फोर या बिग सिक्स जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे लेवल पे पूरे के पूरे इंडिया में एक और प्रोफेशनल था या कई केसेस में था ही नहीं। And that's it. तो मैनेजर लेवल पे, एएम लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे, देयर वर टाइम्स व्हेन देयर वर जस्ट 1 or 2 people in the whole country because number of assignments भी कम है, to be honest। ऐसा नहीं है कि बहुत असाइनमेंट्स हैं, ये तो बहुत ही नीश है, बहुत ही नीश है। इसी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट्स में है भी तो भी उसे फॉरेंसिक्स वाला काम करना ही पड़ रहा था। अंडरस्टूड। जब मैं डिस्प्यूट्स लेके गया कंपनी में तो अगर डिस्प्यूट्स का काम नहीं है तो खाली थोड़ी बैठाई कंपनी, तो फॉरेंसिक्स का काम करा लेगी। तो नंबर ऑफ जॉब्स आर लेस, वर्क इज लेस, बट जितना भी होगा वो बहुत हाई पेइंग होगा। इट्स अ बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग काम है ये। यस, अमेजिंग। इट्स अ जॉब व्हिच गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रेशर एज वेल। मतलब आई हैव ट्रैवल्ड ऑन द डे ऑफ दिवाली टू समवेयर आउटसाइड इंडिया। we were fighting a case on the very next day। दिवाली की नाइट ट्रैवल किया और अगले दिन गए और अगले दिन जाके वहाँ पे केस फाइट कर रहे थे। we have seen those days and it's very And you don't need to be a lawyer to be a you don't need to be a lawyer। There's no academic qualification as such which is mandatory to be one। आप CA, CFA, lawyer, CFE, CPA, IIM MBA, Tier 2 MBA, you can be any guy, but it is you have to be the domain expert। आपको वैल्यूएशन, हाँ
अगर आप वैल्यूएशन ओरिएंटेड काम कर रहे हैं तो आपके जितने अच्छे वैल्यूएशन के क्रेडेंशियल्स होंगे उतना ज़्यादा आप काम अच्छा कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको तवज्जो दिया जाएगा। अगर वो फॉरेंसिक्स या अकाउंटिंग रिलेटेड रहता तो जितना ज़्यादा आपकी अकाउंटिंग एक्सपर्टीज होती उतना ज़्यादा आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग जॉब्स मिलेंगी, उतना ज़्यादा आपको वेटेज दिया जाएगा, उतना ज़्यादा आपके हायर पैकेज कमांड करने का चांस रहेगा। Got it. If you ask me honestly, I want to say it out loud. You probably cannot plan to be a dispute professional guy. ये नहीं किया जा सकता. You have to plan to be an accounting professional or a finance professional, and if dispute assignments come your way, you do it. That's it. आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को तो जाना ही disputes में, मैं करूंगा ये. At least start में नहीं सोच सकते. हो सकता है जब आप जॉब लेने जा रहे हो इसकी ओपनिंग ही नहीं होगी तो क्या करोगे? तो आप बस ये सोचो आपको अकाउंट्स या फाइनेंस में निंजा बनना है, एस बनना है. अगर इफ अपॉर्चुनिटीज कम योर वे इन दिस डोमेन, व्हाई नॉट. एक लिंक्डइन पे अगर कोई सर्च करना चाहता है तो एक्सपर्ट विटनेस नाम ढूंढिएगा, एक्सपर्ट विटनेस. तो जो लोग यहाँ पे जैसे बिग फोर्स में अगर मान लीजिए जो 2 पार्टीज अपने फैलोअर्स अपॉइंट कर रही है या अपने जो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करती है उन्हें एक्सपर्ट विटनेस बोला जाता है. फॉर दैट केस दे आर कॉल्ड द एक्सपर्ट विटनेस. जैसे अगर आपको ध्यान हो तो एक ऑफ बीट एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट शायद कहानी रिलेट हो जाएगी. एक शो आता था CID नाम से. हाँ जी. उसमें उसमें एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे जहाँ पे उनको मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए लेके आया जाता था कि लेट्स सी हु मर्डर्ड दिस, एंड वो जो बॉडीज का पोस्टमार्टम वगैरह करके करते थे. तो दैट गाय वाज एन एक्सपर्ट विटनेस. जब भी कोई हेल्थ रिलेटेड बात आती थी, जब भी कोई बॉडी से रिलेटेड बात आती थी तो उनको लेके आ जाता था और उनका काम सिर्फ इतना था कि वो उस पर बात करेंगे. ना वो केस लड़ रहे थे, ना वो गुंडों को पकड़ रहे थे. सिमिलरली अगर एक एक्सपर्ट विटनेस को हायर किया जाता है इन अ फॉरेंसिक्स केस, इन अ वैल्यूएशन केस, तो मैं जाके केस नहीं लड़ूंगा कि कौन सही है कौन गलत है. मैं तो बस कंपनी की वैल्यूएशन या कंपनी की फॉरेंसिक्स या कंपनी की अकाउंटिंग पे जाके जिक्र करके डिस्कशन करके आ जाऊंगा. अंडरस्टूड. 2 मैंने एडवांटेजेस बोले इस डोमेन के कि हाई पेइंग है, यू आर रियली सॉट आफ्टर. जो डाउन साइड है वो ये है दैट साल में नंबर ऑफ केसेस ही बहुत कम होंगे. अगर हैं भी बहुत सारे केसेस तो भी एग्जिट्स भी जाके ऐसी ही होंगी. मतलब इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम अ बिग 4 टू अनदर कंपनी तो आप कहीं ना कहीं डिस्प्यूट वैल्यूएशंस में ही जा रहे होगे, या फिर वैल्यूएशंस में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दोगे बिकॉज आपने स्पेसिफिक केसेस में वो काम किया है. तो बिग फोर्स में भी जो पार्टनर्स लेवल होंगे ये काफी अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम होगा उनके लिए बिकॉज़ बहुत ही नीश. तो जनरली फॉरेंसिक्स वाले डोमेन में कोई एक पार्टनर डिस्प्यूट्स भी कर लेता है. अंडरस्टूड. जो थोड़ा सा वैल्यूएशन या थोड़ा सा वैसा बेंट ऑफ माइंड रखता है वो डिस्प्यूट्स भी कर लेता है. एक और चीज़ है, थोड़ा नेगेटिव साइड एक और बात आती है, बहुत ज़्यादा लीगल टेक्स्ट हैवी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. मुझे भी स्ट्रगल होता था बट एट एन ओवरऑल लेवल इट वाज अ नाइस डोमेन. मतलब इंट्रीगिंग काम था. Intellectually you feel satisfied when you do such work. So it was something that I would always look for. खुशी होती थी काम करके. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. करण, आई नो यू पर्सनली ऑल्सो, लेकिन जब भी मैं आपसे कुछ इंटरेक्शन करता हूँ मेरे लिए भी बहुत कुछ होता है नया सीखने के लिए, राइट? सो humble of you to say that. आई एम श्योर कि यू नो ऑल द ऑडियंस आउट हियर आल्सो हु हैव लिसनड टू इट, यू नो एक बहुत ही अलग नीश वर्टिकल्स खुल के आए हैं जी, राइट. अभी हमारा डिस्कशन अकाउंटिंग के ऊपर हुआ, फॉरेंसिक्स के ऊपर हुआ, डिस्प्यूट्स के ऊपर हुआ, राइट. जो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो करेंगे फाइनेंस के ऊपर विद करण सिंह. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट पुट दैट इन द कमेंट बिलो so that we can also add and incorporate similar things for the next set of career discussions. Sure. Thank you so much for watching, and thank you Karan for such an insightful discussion about it. Thanks. Always happy to share whatever I have. Always happy. Thanks.